हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं मोहित राज सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स एंड लेग्स। ठीक है, बट आज हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, लेग्स के बारे में पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे। आज हम पार्ट 1 आप देख रहे हो, वो पार्ट 1 है जिसमें हम नदियों के बारे में देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं। अब मेन डिफरेंस होता है कि नदियाँ और लेग्स में क्या अंतर है। जो नदियाँ होती है ना, वो इस प्रकार से होती हैं, ठीक है, जो हमेशा बहती रहती है, उनका पानी स्थिर नहीं रहता है। बट जो लेक होती है ना, इनका पानी एक जगह पे क्या रहता है, स्थिर रहता है। बट ये जो होती है ना नदियाँ, हमेशा बहती रहती हैं, ठीक है। हमेशा नहीं कह सकते, बट इस प्रकार से बहने वाली जो पानी जो बहता है ना, उसको रिवर कहते हैं। और जो जहाँ पे पानी जो है ना, वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। जहाँ पे पानी स्थिर रहता है एक इलाके में, तो उसको हम कहते हैं लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में रिवर्स के बारे में देखेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम लेक्स के बारे में देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी लेक्स हैं और कौन कौन सी रिवर्स हैं। दो जिलों के बारे में देखेंगे जहाँ पे एक भी नदियाँ नहीं है, ठीक है। दो जिले कौन से हैं, एक तो है बीकानेर और दूसरा है चूरू। बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जहां से एक भी नदी, ना ही उत्प्रवाह वाली नदी, ना ही बंगाल के साइड जाने वाली नदी, ना ही खंबाती खाड़ी या कच्छ की खाड़ी में जाने वाली नदी, कोई भी नदी इन दो जिलों में से नहीं गुजरती है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ऐसे कौन से दो जिले हैं राजस्थान में जहां से एक भी नदी नहीं गुजरती है, तो दो जिले हैं बीकानेर और चूरू लिख दिया, सॉरी, चूरू, ठीक है। बीकानेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जहां से एक भी नदी नहीं गुजरती। अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। पहली नदी आती है चंबल नदी। देखो चंबल नदी के बारे में देखने से पहले भाई एक चीज देखने की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चंबल नदी हम देख रहे हैं, अब इसके एक चीज क्या है कि इसका नाम क्या है। अब इसका वैदिक नाम क्या है, उसका वैदिक नाम है चर्मवृंति। और दूसरा इसका नाम है नृत्यवाहिनी। इस पे दो नाम है, ठीक है, चर्मवृंति और नृत्यवाहिनी, इसके दो नाम है। इसके बाद उसका उद्गम देख लेते हैं। अब इसका जो उद्गम है ना, वो होता है मध्य प्रदेश के महू कस्बे, मतलब मध्य प्रदेश के महू कस्बे। जिला कौन सा है, तो वो इंदौर जिला, ठीक है। इंदौर जिले के महू कस्बे में इससे उसका मतलब उद्गम होता है, ठीक है। उद्घाटन बोल रहा हूँ, उद्गम होता है, ठीक है। और विंध्याचल की पहाड़ियाँ हम सबको पता है कि भाई जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, मैं फटाफट बना रहा हूँ यहाँ पे, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है आपका। तो ये इधर ये जो इलाका है, इधर विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, हमको सबको पता है कि ये जो इलाके बने हैं, यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियाँ। इसके बाद नीचे यहाँ पे दक्कन का पठार है, और यहाँ पे ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे रेगिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे आपका हिमालय है। इस तरीके से ये बटे हुए हैं, ठीक है। इन सभी पे वीडियो फिर कभी बनाएंगे, बट अभी हमको चीज ना सीखना है कि लगभग हम देखें ना, राजस्थान में बहने वाली लगभग 40 या 50% जो नदियाँ हैं, वो सारी विंध्याचल पहाड़ी से निकलती हैं, ठीक है। जो चंबल नदी है वो भी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विंध्याचल की पहाड़ी मतलब चंबल नदी किस पहाड़ी से निकलती है या इसका उद्गम कहाँ से है, तो विंध्याचल की पहाड़ी से है। जिला पूछे तो इंदौर जिला, और कस्बा पूछे तो महू कस्बा, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट चीज इसकी, तो इसकी नेक्स्ट चीज है कि जो चंबल नदी है ना, वो उसका राजस्थान में प्रवेश किस प्रकार से होता है। तो उसका राजस्थान में प्रवेश, देखो मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से, मैं आपसे समझा देता हूँ मैं आपको, कि आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो देखो यहाँ से चंबल नदी निकलती है, फिर यहाँ से होते हुए वो मध्य प्रदेश में जाती है, फिर मध्य प्रदेश से वो राजस्थान के इस इलाके से, मतलब हमको बताइए भाई यहाँ ये एक चित्तौड़गढ़ यहाँ पे, बड़ा चित्तौड़गढ़ यहाँ पे, और कुछ पार्ट जो है चित्तौड़गढ़ का यहाँ पे है। तो यहाँ से वो चौरासीगढ़ जो किला है, चौरासीगढ़ जो किला है उसके पास से निकलती है, ठीक है। जो चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ जो किला है उसके पास से वो जो चंबल नदी है वो निकलती है, ठीक है। इसके बाद चंबल नदी जो है 5 किलोमीटर चलती है। 5 किलोमीटर चलने के बाद बामनी नदी जो है हरिपुरा जो चित्तौड़गढ़ में है, वहां से ये जो बामनी नदी वो निकलती है, ठीक है। और ये बामनी नदी निकलती है, और फिर ये जो बामनी नदी है ना, वो इस प्रकार से मिल जाती है, ठीक है, चंबल नदी में मिल जाती है। और जहाँ पे ये मिलती है ना, उस जगह का नाम है भैंसरोड़गढ़। और भैंसरोड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ना, जलप्रपात तो समझ गए ना, यहाँ से गिरता है पानी वो, तो जलप्रपात जो है ना वो चुलिया जलप्रपात, जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात, तो वो जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ में है। जगह का क्या नाम है, तो भैंसरोड़गढ़ है, और नाम क्या है उसका, तो चुलिया नाम है, ठीक है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। इसके बाद इसका जो प्रवाह है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो चंबल नदी है, यहाँ से होते हुए वो यहाँ चित्तौड़गढ़ में जाती है। चित्तौड़गढ़ से वो कोटा से बूंदी से सवाई माधोपुर से करौली से धौलपुर से वो यमुना में यूपी में चली जाती है, यूपी से वो मिल जाती है, ठीक है। इस पे 3 डैम बने हुए हैं, एक तो 4 डैम बने हुए, एक तो गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, एक और कोटा में बना हुआ है,
जवाहर डैम और कोटा सिंचाई डैम, ठीक है। तो इस प्रकार से इधर 4 डैम बने हुए हैं जिसके बारे में मैंने बताया है आपको। तो ये जो चंबल नदी है वो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से वो जाती है। हमने उसका उद्गम देख लिया, हमने उसका प्रवाह देख लिया और हमने उसका राजस्थान में प्रवेश देख लिया। अब इसका समापन देखते हैं। तो हमने बताया था कि यहाँ से इस तरीके से वो अंदर घुसती है राजस्थान में, इस प्रकार से वो अंदर घुसती है और फिर यहाँ से यहाँ इस बॉर्डर से फिर वो जो है वो उत्तर प्रदेश में जा चली जाती है। और उत्तर प्रदेश में जो इटावा जिला है उसके पास में वो जो यमुना नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से इसका उद्गम होता है और फिर वहाँ जाके मिल जाती है। अब हम देखते हैं ये जो इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं चंबल नदी की सहायक नदियां। तो चंबल नदी की सहायक नदियां कुल 7 हैं। पूर्व से दक्षिण की तरफ देखें तो कुल 7 है, ठीक है। इसके बाद इसमें 7 हैं। फर्स्ट है कुनू या जिसको कुनेर भी कहा जाता है। सेकंड है पार्वती, निमाम, परवन, काली सिंध, आहू नदी और आलिया नदी। इन सब के बारे में डिस्कशन जो है वो कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट अभी जो है हम सबके डीपली नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अभी इसके नाम देख लेंगे। कुनू, कुनेर, पार्वती, निमाज, परवन, काली सिंध, आहू और आलिया, ये कुल 7 नदियां हैं जो कोई पूर्व से दक्षिण की तरफ से आती है, तो जो चंबल में मिल जाती है। तो उन सब के बारे में देखेंगे कि इसका उद्गम गुना मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। इन सभी की चीज़ों के बारे में देखेंगे, बट अभी जो है वो डीपली नहीं देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसके नाम देखेंगे, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इनके सबके डीपली जो है वो मैं आपको। तो यहाँ पे देखते हैं कि पश्चिम की तरफ से कौन कौन सी नदियाँ जो हैं सहायक नदियां हैं चंबल नदी की। तो फर्स्ट है बागनी और सेकंड है गेज नदी। तो ये जो 2 नदियां हैं वो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं, पश्चिम जो कि पश्चिम की तरफ है, ठीक है। पश्चिम की तरफ से आती हैं, रेगिस्तान की तरफ से आती हैं। वैसे 2 नदियां हैं, बागनी नदी और गेज नदी। अब हम देखते हैं इस नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए चंबल नदी पे। तो देखो यहाँ पे यहाँ से जैसे ही मध्य प्रदेश से यहाँ पे थोड़ा आगे जाते हैं और इस जगह पे एक बांध बना हुआ है जिसको गांधी सागर बांध कहा जाता है। तो ये जो बांध है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के यहाँ से सीमा पे बांध है जिसको राणा प्रताप सागर बांध कहा जाता है। इसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो आगे एक बांध आता है जवाहर बांध, ठीक है, जो कि कोटा में है। तो चित्तौड़गढ़ में बांध है राणा सागर बांध, और इसके बाद कोटा में है जवाहर बांध, और एक जो है यहाँ पे है मध्य प्रदेश में जिसको गांधी सागर बांध कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कुछ आगे जाते हैं तो यहाँ पे कोटा में ही कोटाई सिंचाई बांध है, ठीक है। अब हम इन सबकी इनमें से जो राणा प्रताप सागर बांध जो है उसकी विशेषता बता दें तो ये जो है बांध राजस्थान में सबसे ज्यादा जल भंडारण क्षमता वाला बांध है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बहुत सारा जल जो है हम भर सकते हैं, मतलब भंडारण वाला क्षेत्र है, भरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। मतलब बहुत सारा जल जो है उस एरिया में ज्यादा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कोटा सिंचाई बांध। तो ये जो बांध है वो राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ बांध है, ठीक है, कोटा सिंचाई बांध। तो इस पे लगभग 4 बांध बने हुए हैं। एक तो है जवाहर बांध, ठीक है। इसके बाद है गांधी सागर बांध, गांधी बांध क्यों कह दो आप, ठीक है, गांधी बांध। इसके बाद है राणा बांध, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे और जाते हैं तो कोटा सिंचाई बांध, ठीक है। इस प्रकार से कुछ कुल ये 4 बांध इस नदी पे बने हुए हैं। अब हम देखते हैं ये जो नदी है वो कितने राज्यों तक फैली है। देखो यहाँ से पता पड़ रहा है कि ये तो एक तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे राजस्थान, और यहाँ पे इतना सीमा लगती है, सॉरी इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ी सी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्यों में जो है वो फैला हुआ है। तो सिंपल सा नाम एमपी, यूपी और राजस्थान, ठीक है। तो इन 3 राज्यों में जो नदी है वो बहती है। अब हम जो है इस नदी की लंबाई देख लेते हैं, इसकी लंबाई क्या है तो वो देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है 967 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, इस चंबल नदी की जो है लंबाई। तो यहाँ पे देखो लंबाई तो है 967, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से लगा के इस पॉइंट तक, मतलब शुरुआत से लगा के एंड तक इसकी लंबाई है वो है 967 किलोमीटर, ठीक है। अब राजस्थान में कितनी है? अब राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, मतलब यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करता है तो यहाँ से लगा के राजस्थान के यहाँ तक
तो इसकी लंबाई जो है वो है 135 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो है ना वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा मतलब बांटता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से जो है ना, यहाँ पे इस इलाके में तो मध्य प्रदेश से सीमा पर ये जो है नदी है, तो कितने किलोमीटर तक है, तो 252 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 252 किलोमीटर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर ये नदी बहती है, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब टोटल किलोमीटर 967, इसमें से 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, मतलब राजस्थान में बहती है, मतलब अंदर बहती है, सीमा पर नहीं। और राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर 252 किलोमीटर बहती है। इसके बाद ये जो चंबल नदी है वो सतही, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल उपलब्ध कराने वाली नदी है, ठीक है, सतही जल वाली नदी है। इसके बाद इसका एक और देखें तो भाई इस नदी के किनारे पे आपका जो कोटा शहर है ना वो इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। और ये जो नदी है सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन करती है। अब आप सोच रहे हो भाई अवनालिका अपरदन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ अवनालिका अपरदन क्या होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अवनालिका अपरदन। तो यहाँ पे आपको अगर समझ में आ गया हो तो अब हम जो अवनालिका अपरदन है वो देख लेते हैं कि ये जो नदी है वो अवनालिका अपरदन ज्यादा करती है। देखो फर्स्ट तो हम समझ लेते हैं अवनालिका अपरदन समझने से पहले हमको अपरदन समझना पड़ता है कि अपरदन क्या है। अपरदन क्या है, तो देखो अपरदन यानी मृदा अपरदन, ठीक है। अपरदन किसका होता है, मृदा का होता है। तो मृदा अपरदन जो होते हैं वो दो प्रकार के। मृदा अपरदन क्या होता है वो फर्स्ट समझ लो। देखो मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का तेज में बह जाना या पानी में बह जाना, ठीक है। मिट्टी का किसमें, पानी में बह जाना। हम जानते हैं कि भाई कोई भी नदी अगर बहती है तो इसके आसपास का जो इलाका होता है उसको क्या कर देती है, काट छाट कर देती है, ठीक है, काट छाट। जैसे हम देखिए गंगा नदी, अब गंगा नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। असल में देखो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से नहीं निकलती। हम मान लेते हैं कि भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से, ग्लेशियर से निकलती है। पर ये जो नदी है ना गंगा नदी, यहाँ से बहुत सारी भागीरथी, हाँ ऐसी बहुत सारी नदियां मिल के फिर एक नदी बनाते हैं जिसको गंगा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गंगा नदी है ना जब स्टार्टिंग में ऊपर से आती है, मतलब इतनी जोश में होती है, तो जो जोश में होती है ना तब ये आसपास के जो इलाके होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनको क्या कर देती है, काट छाट अपने बहा के ले जाती है। फिर ये आगे ले जाती है, आगे ले जाने के बाद अब वो यहाँ तक तो काट छाट किया यहाँ तक इसने। अब यहाँ तक जब वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली होती है, ठीक है। अब जब ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली होती है ना तब वो क्या कर देती है, थकी हारी होती है, स्टार्टिंग में तो जोश में होती है तो सभी तरफ काट छाट कर देती है। बट जब लास्ट में जब उसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, तो वो क्या होती है, अब इसकी जो स्पीड कम हो जाती है तो सिंपल सी बात है वो ज्यादा वजन नहीं उठा पाएगा। तो वो जो अपने साथ लेके आया था उसको क्या कर देता है, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है, उसको मतलब निकालना स्टार्ट कर देता है, इसको एक जगह एकत्रित कर देता है। तो जहाँ पे वो एकत्रित हो जाती है, जैसे यहाँ पे नदी है, अब वो नदी यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे बीच बीच में इस प्रकार से डेल्टा बन जाते हैं। इस प्रकार से जो बन जाते हैं इसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो अब नदी थकी हारी तो अपने साथ जो मिट्टी कंकड़ जो सारे बड़े बड़े पत्थर लेके आती है तो वो डिपॉजिट कर देती है, उसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने डेल्टा के बारे में देख लिया। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि कहाँ पे है, बॉर्डर पे है, मतलब बॉर्डर पे नहीं कह सकते बट दोनों के मिक्स में है, बांग्लादेश और इंडिया के, ठीक है। बट इंडिया माना जाता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब हाँ ये वाला बड़ा बड़ा डेल्टा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से सुंदरबन डेल्टा है। अब मैं मृदा अपरदन समझा रहा था। तो मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का तेज में बह जाना, पानी में बह जाना, तो इस प्रकार से काट छाट कर देते हैं, इसको मृदा अपरदन बोलते हैं, ठीक है। अब जो मृदा अपरदन होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवनालिका और सेकंड होता है अपरदन। तो इस प्रकार से दो प्रकार के अपरदन, मृदा अपरदन होता है, अवनालिका और पर्ती अपरदन। देखो पर्ती अपरदन क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई नदी आ रही है तो वो क्या, अगर नदी आ रही है प्लेन क्षेत्र में, जैसे यहाँ ये कोई प्लेन क्षेत्र है, ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ये प्लेन एरिया है, मतलब समतल है, तो मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ से जैसे ही नदी आती है ना तो यहाँ पे बहती है, इस प्रकार से बहती है। तो अगर वो जैसे ही आती है ना तो वो जोश में होती है, स्टार्टिंग से आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा जोश में होती है, जो भी मिले साइड में काट दे। तो यहाँ से क्या करती है, एक पूरी परत, इस प्रकार से परत होती है, इस पूरी परत को बहा के ले जाती है अपने साथ में, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम पर्तीय अपरदन। अवनालिका अपरदन क्या होता है कि कोई भी ऐसी नदी आ रही है वो क्या कर देगी, नालियां बना देगी, इस प्रकार से अपरदन करके क्या बना देगी, नालियां बना देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपरदन करके नालियां बन जाती है, ठीक है, नाली बन जाती है, या कुछ वैसे इस प्रकार से हो जाती है, जैसे ये नदी आ रही है तो इस प्रकार से नालियां बन जाती हैं, ठीक है। तो जो नालियां बन जाती है ना उसको अवनालिका अपरदन कहते हैं, ठीक है, जिसमें नदी काट छाट करके नालियां जैसा बन जाता है उसको हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। तो अगर आपको अवनालिका अपरदन समझ में आ गया तो आप समझ सकते हो कि ये जो नदी है चंबल नदी, ये सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन करती है, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट जो रिवर है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रिवर है हमारी बनास रिवर, उसके बारे में हम देख लेते हैं।